हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। गणपत सुबह सुबह उठकर बाबू राव की तरह बनकर हाथों में धूपबत्ती लेकर अपने नए टेलीफोन की पूजा करते हुए बोलता है, अरे देवा, अभी जल्दी से फोन बजे और मुझे काम मिले रे। गणपत टेलीफोन से बातें कर ही रहा होता है कि तभी टेलीफोन बजने लगता है। गणपत जल्दी से फोन उठाता है और उषा नाम की एक औरत उससे बोलती है, मेरे को देवी प्रसाद से बात करने का है। देवी प्रसाद घर में है? अरे कौन देवी प्रसाद? ये देवी प्रसाद का घर नहीं है रे। क्या देवी प्रसाद घर में नहीं है? तो कहाँ को गई देवी प्रसाद? अरे देवी का प्रसाद मंदिर में मिलता है, घर में नहीं। इतना बोलकर वो फोन रख देता है और कुछ देर बाद उसकी बीवी मेनका नीचे आकर बोलती है, किसका फोन आया था रे गणपत? और नहीं रे, अभी तक किसी का फोन नहीं आया। पर उषा मौसी तो बोली थी कि इस टाइम तक फोन करेगी, अभी तक फोन नहीं आया उनका। मेनका ये सब सोच ही रही होती है कि तभी टेलीफोन फिर से बजने लगता है और एक बार फिर गणपत फोन उठाता है और उषा उसे बोलती है, देवी प्रसाद से बात करने का है। अरे देवा, तू कौन है रे बाबा? मैं अभी 10 मिनट पहले तेरे को बोला कि देवी का प्रसाद देवी माँ के मंदिर में मिलता है। देवी प्रसाद का नाम सुनते ही मेनका अपने पति से फोन लेकर उषा से बातें करने लगती है और उससे बोलती है, मासी माफ करना, वो क्या है ना, इनको बाबूराव बनने का शौक है, इसीलिए ऐसे ही बात करता है। कोई बात नहीं। अच्छा, मैं किराएदार का बोली थी ना तेरे को, वो शाम को तेरे घर पहुंच जाएगा, ठीक है? ठीक है मासी। इतना बोलकर मेनका फोन रख देती है और गणपत से बोलती है, गणपत तू क्या करतास? मासी तेरे को बार बार फोन करके बोल रही है देवी प्रसाद से बात कराने का, तो तू बात क्यों नहीं करवा रहा है मेरे से? अरे देवा, तो ऐसे बोलने का ना कि मेनका से बात करने का है। मैं सोचा कि देवी का प्रसाद मुझसे मांग रही है। एक कुतरिया, तू फिर से भूल गया, मेरा राशि का नाम है देवी प्रसाद। हाँ, मैं भूल गया। अब जा अपना काम कर और मेरे को काम करने दे। तेरे से ना कोई काम नहीं होगा, तू इधर ही बैठ के ना बस टेलीफोन की पूजा करते रहना। मैं जा रही है। तू जा रे। मेनका अपने पति की बात सुनकर मुंह बनाते हुए किचन में चली जाती है और गणपत अपनी धोती उठाकर घर से बाहर निकलता है, जहां वो देखता है कि उसकी खोली की 2 औरतें भोली और डोली पीने के पानी को भरने के लिए लड़ाई कर रही है। उन दोनों को लड़ाई करता देखकर गणपत डोली के पास जाता है और उससे बोलता है, क्या हुआ रे? तू काहे को भोली से लड़ रही है? तेरे को क्या मैच दिखती है? भोली नहीं दिखती है, वही लड़ रही थी मुझसे। छोड़ रे भोली, तू बता, तू इससे काहे को लड़ रही है? गणपत भैया, आज तुम बीच में मत आओ। ये हमेशा बीच में आकर अपने पूरे खानदान का पानी भर लेती है और हमें पानी के नाम पर खाली बाल्टी मिलती है। इतना बोलकर भोली गणपत को साइड में करके डोली को धक्का मारती है और डोली उससे बदला लेने के लिए अपनी बाल्टी से लोटा निकालकर भोली को फेंक कर मारती है, पर वो लोटा भोली को ना लगकर गणपत के सर पर जाकर लगता है और गणपत जमीन पर गिरकर अपने सर को पकड़कर भोली से बोलता है, सर फोड़ दिया रे, मार रे साले की खोपड़ी फोड़, तोड़ खोपड़ी साले का। गणपत के कहने पर भोली डोली का लोटा लेकर उसको मारने के लिए फेंकती है। तभी गणपत खड़ा हो जाता है और एक बार फिर से गणपत के सर पर जाकर वो लोटा लगता है, जिस पर गणपत भोली से बोलता है, अरे मेरी नहीं रे बाबा, इसका खोपड़ी तोड़, इसका तोड़ने को बोला रे। बाहर से आते शोर की आवाज सुनकर मेनका घर से बाहर आती है और गणपत को सर पकड़कर बैठा देखकर भोली से बोलती है, काहे साला रे, इतना शोर काहे को मचा रखा है पूरी खोली में? और गणपत तू सर काहे पकड़ के बैठा है? मुझसे क्या पूछती है? इस डोली से ही पूछ, इसी ने गणपत भैया का सर फोड़ा है। क्यों रे, तूने मेरे आदमी का सर फोड़ा? अब देख मैं तेरे साथ क्या करती है। मैंने अकेले तेरे मर्द का सर नहीं फोड़ा, यकीन नहीं आता तो खुद उससे पूछ ले। उन दोनों की बात सुनकर मेनका गणपत को अंदर लेकर जाती है और उस पर भड़कते हुए बोलती है, पहले तो मेरे को लगा था कि तू सिर्फ नाम का गणपत राव आपते है, लेकिन नहीं, तू तो पूरा का पूरा बाबू राव बन गया है। क्या जरूरत थी उन दोनों की लड़ाई में घुसने की? ये गणपत का स्टाइल है रे बाबा, मैं उनकी लड़ाई रोकने के लिए बीच में गया था, समझा? रोक ली लड़ाई, उल्टा सर फटवा के और आ गए। मेनका गणपत को खरी खोटी सुना ही रही होती है कि तभी उसके घर पर धोती पहने हुए, माथे पर टीका लगाकर और चोटी को सहलाते हुए
हाथों में पेटी लेकर कन्हैया नाम का एक आदमी आता है और अपनी पेटी को छोड़कर अपने दोनों हाथ जोड़कर गणपत और मेनका से बोलता है। राम राम, हमें उषा मैडम ने भेजा है किराएदार के लिए। अरे कौन उषा मैडम? मैं किसी उषा मैडम को नहीं जानता। अरे क्या कर रहा है? यही छपना नया किराएदार है। तू इसकी बात का बुरा मत मान, ये ऐसे ही बोलता है। खुद को बाबूराव समझता है ना, इसलिए तू मेरे साथ चल, मैं तेरे को कमरा दिखाती है। यही मेरा घर है, मैं किसी को नहीं रहने दूंगा। तू जा रे यहाँ, किसी कहीं और कमरा ढूंढ। पर मुझे तो उषा मैडम ने बताया था कि आप बहुत ही दरिया दिल इंसान हैं, जो सबकी मदद करते हैं। मुझे भी रूम देकर एहसान कर दीजिए। अरे दरिया दिली तो मैं रे, पर अभी मेरे दिल में बाढ़ आ रेला है। अब तू चल रे, चला जा। जब बाढ़ जाएगा ना तब आने का, समझा? ए तू क्या करता रे? तू काहे को बाबूराव बन रहा है? क्योंकि मैं बाबूराव हूँ, इसलिए मैं बाबूराव बन रहा हूँ। तो मैं यहाँ से जाऊँ या? हाँ, तू जा, निकल। मैं सच में चला जाऊंगा, फिर बाद में पछताओगे कि हर महीने किराया नहीं आ रहा। ए तू जा रे। मैं सच में जाऊँ? अरे तू जाता है या? जाता हूँ। कन्हैया अपना सामान लेकर वहाँ से चला जाता है और उसके जाने के बाद मेनका उससे बोलती है। इतनी मुश्किल से तो किराएदार मिला था, उसको भी भगा दिया तूने। हाँ, मैंने उसको भगा दिया तो यही कि अब पैसे किधर से आएंगे? मेनका के ये पूछते ही गणपत अपने टेलीफोन पर हाथ रखता हुआ उससे बोलता है। अरे काम और पैसा यहाँ से आएगा रे। ये पगली, मैंने ये टेलीफोन इसलिए लगाया, समझी क्या? इधर से आया था वो किराएदार भी। अच्छा मेरे को लगा तेरी मासी की ओर से आया था, इसलिए मैंने उसको भगा दिया। अपने पति की बात सुनकर वो उस पर गुस्सा हो ही रही होती है कि कन्हैया फिर से घर आता है और अपनी पेटी को नीचे रख के उनसे बोलता है। मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगा, मैं इसी घर में किराए पर रहूंगा। ठीक है, तुझे इसी घर में किराए पर रहने का है ना? हाँ। तो तुझे किराया उषा को ना देकर सारा मुझको ही देना पड़ेगा। बोल मंजूर है? अगर मंजूर है तो फिर किराए का कमरा मिलेगा। मंजूर है। ठीक है रे बाबा, अब तू घर से बाहर निकल, घर से लेफ्ट लेना, वहाँ तुझे कमरा दिखेगा, वो कमरा तेरा। पर हाँ रे, पहले पैसा दे। कन्हैया उसको 2 महीने का एडवांस देकर बाहर वाले खोली में चला जाता है। ये सब देखकर मेनका उससे बोलती है। ये सब क्या है रे गणपत? ये गणपत राव का स्टाइल है, गणपत राव आपटे का स्टाइल। जिया एक बहुत ही हॉट और स्टाइलिश लड़की थी। उसे परफ्यूम लगाने का बहुत शौक था। उसकी सुंदरता देखकर लड़के उसके दीवाने तो होते ही थे, साथ ही जब वो उसकी परफ्यूम की खुशबू सूंघते तो बस उसकी महक में खो जाते। ऐसे ही एक सुबह जिया रेडी होकर कॉलेज जा रही होती है और एक ध्रुव नाम का लड़का उसका पीछा करना शुरू कर देता है। जैसे ही जिया की नजर उस लड़के पर पड़ती है, वो उसे रोककर कहती है, क्या दिक्कत है आपकी? मैं देख रही हूँ, बहुत देर से आप मेरा पीछा कर रहे हैं। जी नहीं मैम, पीछा तो छिछोरे लड़के करते हैं। हम तो आपके दीवाने हैं, आपकी परफ्यूम की फ्रेग्रेंस, और आप मुझे अपनी तरफ खींचने लगते हो। अरे अजीब पागल हो आप। मैं सच में तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। इज्जत प्यारी है ना, तो शराफत से चले जाइए यहाँ से, वरना बनाऊं तुम्हारा व्हाट्सएप वीडियो। आए बड़े आशिक। इतना कहकर जिया गुस्से से वहाँ से चली जाती है। ऐसे ही वक्त बीतता जाता है और ऐसे ही एक दिन जिया अपने कुछ फ्रेंड्स के साथ मॉल में शॉपिंग कर रही होती है कि तभी कुछ लड़के उसे छेड़ने लगते हैं और ये सब देखकर ध्रुव वहाँ आ जाता है और उन लड़कों की खूब पिटाई करता है। जिया किसी तरह ध्रुव को वहाँ से साइड करती है और उससे कहती है, अरे क्या जरूरत थी लड़ाई करने की? कितनी चोट लग गई तुम्हें मेरी वजह से। अरे तुम्हारे लिए तो मैं किसी से भी लड़ लूं। अच्छा, वैसे मेरा नाम जिया है और तुम्हारा? मैं ध्रुव। वैसे बुरा न मानो तो एक एक कॉफी हो जाए। आज नहीं फिर कभी। अबे यार, तू पागल है क्या? कितना स्मार्ट और हैंडसम लड़का है और तू मना कर रही है। अरे मैं होती ना तो कब की हाँ बोल देती। और क्या यार, तू जाना है इसके साथ? ध्रुव, मैं क्या सोच रही थी, कॉफी पर चले? ऐसे ही वक्त बीतता है और दोनों एक दूसरे से आए दिन मिलने लगते हैं। वक्त बीतता जाता है और दोनों की दोस्ती प्यार में बदल जाती है। दोनों ही अपने रिश्ते के बारे में अपने घर वालों को बता देते हैं
और कुछ ही समय बाद उन दोनों के घर वाले बड़ी ही धूमधाम से उनकी शादी करवा देते हैं। दोनों अपनी शादीशुदा जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश होते हैं। ऐसे ही एक दिन जिया बहुत ही हॉट सी ड्रेस पहनकर ध्रुव के सामने आती है और जिया को इस तरह देखकर ध्रुव के तो मानो होश ही उड़ जाते हैं। डार्लिंग, अगर मैं कहीं खो गई तो तुम मुझे कैसे ढूंढोगे? लाखों की भीड़ में भी आंखें बंद करके तुम्हारी खुशबू से तुम्हें ढूंढ सकता हूँ। अच्छा, इतना प्यार करते हो मुझसे? इतना ज्यादा कि कोई भी अगर तुम्हें मुझसे दूर ले जाएगा तो मैं उस वजह को ही खत्म कर दूंगा। फिर दोबारा ऐसा मत कहना। मैं तुम्हारे अलावा कभी किसी की नहीं हो सकती। जब तुम्हें पहली बार देखा था ना, तब से ही तुम मेरे दिल में बस गए थे। तभी तो छुप छुप कर देखता था तुम्हें। एक वो दिन था और एक आज का दिन है। अजनबी बनकर मिले थे और आज हम सफर बन गए। दोनों एक दूसरे को प्यार से गले लगा लेते हैं। ऐसे ही समय बीतता जाता है और ध्रुव जिया को लेकर बहुत ही ज्यादा पोसेसिव हो जाता है, जिसके चलते वो हर पल साये की तरह उसके साथ रहने लगता है। वक्त बीतता जाता है और ध्रुव अपने बर्थडे पर एक होटल में ग्रैंड पार्टी रखता है। उसके बहुत सारे दोस्त वहाँ आते हैं। जिया भी बहुत ही स्टाइलिश से कपड़े पहनकर पार्टी में आ जाती है। उस पार्टी में जो भी जिया को देखता तो बस उसे देखता ही रह जाता और उसी के बारे में बात करता। ये सब देखकर जिया के पति को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। उस पार्टी में ध्रुव का एक बेस्ट फ्रेंड विराज भी आता है, जो कि अमेरिका से सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए यहाँ आया होता है। विराज और जिया दोनों ही एक दूसरे को देखते रह जाते हैं और ये सब होता देख ध्रुव जिया को एक कोने में ले जाकर उससे कहता है, क्या जरूरत है इस तरह के कपड़े पहनने की? ध्रुव, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने कोई पहली बार थोड़ी ना ऐसा ड्रेस पहना है। और क्या हो गया है तुम्हें? तुम्हें कोई देखता है ना तो मेरा खून जल जाता है। यार, कोई मुझे देखता है तो इसमें मेरी क्या गलती है? गलती है? अब ऐसा अपना अंग प्रदर्शन करोगी तो लोग तो देखेंगे ही। तभी वहाँ विराज आ जाता है। वो पहली ही नजर में जिया का दीवाना बन जाता है। सॉरी डिस्टर्ब करने के लिए। यार, आज तुम्हारा बर्थडे है ना, एंड तुम्हारी वाइफ कितनी खूबसूरत लग रही है और तुम उस पर गुस्सा कर रहे हो। यार शांत हो, पार्टी एंजॉय करो यार। ध्रुव विराज की बात मान लेता है और केक कट करता है। विराज पूरी पार्टी में बस जिया को ही देखता रहता है। ऐसे ही वक्त बीत जाता है और विराज आए दिन जिया और ध्रुव के घर आने लगता है और किसी न किसी बहाने से जिया से खूब बातें करने लगता और धीरे धीरे वो दोनों एक दूसरे के बहुत ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं। जिया को भी विराज से बात करना अब अच्छा लगने लगता है। वो उससे आए दिन चुप चुप कर मिलना शुरू कर देती है। ऐसे ही एक दिन विराज जिया को फोन करके पार्क में मिलने बुलाता है और उससे कहता है, वो जिया, मैं तुम्हें कह रहा था कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। नहीं विराज, ये नहीं हो सकता। मैं शादीशुदा हूँ। तो क्या हुआ? तुम उस साइको ध्रुव को छोड़ दो और मेरे साथ अमेरिका चलो। मैं तुम्हें वहाँ बहुत खुश रखूंगा। नहीं विराज, तुम नहीं जानते, अगर ध्रुव को इस रिश्ते के बारे में पता चल गया ना तो वो हमें जान से मार देगा। और अगर तुम मुझे नहीं मिली तो उसके मारने से पहले मैं खुद को मार लूंगा। पागल मत बनो विराज, जो तुम चाहते हो वो सरासर गलत है। ये कभी नहीं हो सकता। अगर तुम चाहो तो सब कुछ हो सकता है। क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है? खुद से ज्यादा करती हो। और प्यार? हाँ, करती हो प्यार, पर मुझे डर है कि ध्रुव हमें कभी एक नहीं होने देगा। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा जिया। कुछ देर बाद जब जिया घर वापस आती है तो उसके पति को उस पर शक होने लगता है। वो दोनों को रंगे हाथों पकड़ने के लिए एक प्लान बनाता है और वो तुरंत ही अपने दोस्त से मिलने चला जाता है और उससे बात करके उसे अपने गले लगाता है और मन ही मन सोचता है, ये खुशबू तो जिया की है। मेरा शक सही था। क्या हुआ ध्रुव, तू ठीक तो है ना भाई? हाँ यार, ठीक हूँ। बस कुछ दिनों के लिए मैं बाहर जा रहा हूँ तो सोच रहा हूँ कि जिया अकेली हो जाएगी। तो क्या तू कुछ दिनों के लिए मेरी बीवी का ध्यान रख सकता है?
हाँ क्यों नहीं भाई, आखिर वो मेरी भी तो कुछ लगती है। ध्रुव वहाँ से वापस अपने घर आ जाता है और जिया को बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। ऐसे ही दिन बीतते जाते हैं और एक रात ध्रुव के वापस आने से पहले जिया विराज के लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा रोमांटिक माहौल तैयार करती है और दोनों एक दूसरे के बहुत ही ज्यादा क्लोज बैठे होते हैं कि तभी अचानक वहाँ पर ध्रुव आ जाता है और उसको विराज की बाहों से खींचकर एक जोरदार थप्पड़ मारता है और उससे कहता है, वाह क्या माहौल है यहाँ का। मेरे पीठ पीछे मैडम रंगरलिया मना रही है। क्या कमी थी मेरे प्यार में जिया, जो तुमको ये सब करना पड़ा। तुम जैसे साइको के साथ नहीं रह सकती मैं। ध्रुव गुस्से से जिया को एक बार फिर से थप्पड़ मारने की कोशिश करता है कि तभी उसका हाथ विराज पकड़ लेता है और उससे कहता है, बहुत हो गया है तुम्हारा, अब तुम्हें जो बात करनी है वो तुम मुझसे करो। तेरे से तो अच्छे से बात करूंगा। अरे दुनिया में सबसे खतरनाक अगर कोई है तो वो है अच्छाई का मुखौटा पहनने वाला तेरे जैसा गद्दार दोस्त। जिया जब मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं होगी। इतना बोलकर ध्रुव विराज को चाकू मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसे बचाने के लिए जिया आगे आ जाती है और वो चाकू जिया को लग जाता है। जिया वहीं पर खून में लथपथ नीचे जमीन पर गिर जाती है। ये सब देखकर ध्रुव को और गुस्सा आता है और वो विराज को भी चाकू से मार देता है, जिसके बाद वो पुलिस स्टेशन जाकर अपने सारे गुनाह कबूल करके खुद को सरेंडर कर देता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये परफ्यूम वाली बहू? क्या आपके घर के आसपास भी है कोई ऐसी बहू जो इसी तरीके से अलग सा परफ्यूम लगाती हो और जिसके इतने सारे दीवाने हो? अगर हाँ तो हमें कमेंट करके जल्दी से बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।